और अब आप देखने वाले हैं प्राइम एट 4। प्राइम एट 4 मतलब प्राइम टाइम का हर एक न्यूज एलिमेंट ऑप्टिमम डोज के साथ आपको मिलेगा प्राइम एट 4 में। लेकिन सबसे पहले आपको ये बता देता हूं कि प्राइम एट 4 में आज का मेन्यू क्या है। आज आप प्राइम एट 4 में देखेंगे हरियाणा में सियासी घमासान, नायब सिंह सैनी बने नए कप्तान। कौन है नायब सैनी और क्यों टूटा बीजेपी जेजेपी का गठबंधन, ये सब आपके सामने होगा। दूसरी अहम खबर यह कि सीएए पर मचा है हाहाकार। ओवैसी पर कैसे किया गृहमंत्री अमित शाह ने पलटवार, यह भी आज आपके सामने होगा प्राइम एट 4 में। राजस्थान के रण में हिंद की दहाड़, पोखरण में पीएम मोदी ने देखा तीनों सेनाओं का युद्धाभ्यास। पोखरण में पराक्रम की हर तस्वीर आपके सामने आज होगी। और जब आया बुलडोजर अतिक्रमण हटाने तो लोग लगे पत्थर बरसाने। फिर क्या हुआ और कहां हुआ, यह भी आज आपके सामने होगा। लेकिन पहले अहम खबर के साथ शुरुआत करता हूं। जामिया मिलिया इस्लामिया में सीएए का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। सीएए के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन जामिया के गेट नंबर 8 पर अभी चल रहा है। वहां का गेट नंबर 8 आप देख रहे हैं इस वक्त तस्वीरों में, और वहां चल रहा प्रोटेस्ट और हाथों में तख्तियां आपको दिखाई दे रही हैं। छात्रों के हाथों में सीएए के खिलाफ पोस्टर्स हैं। यूनिवर्सिटी के बाहर सुरक्षा बल भी तैनात है और इस वक्त आप वही तस्वीरें देख रहे हैं। यहां सुरक्षा बलों को आप देख रहे हैं और साथ में जामिया यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 8 के पास चल रहा प्रोटेस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं सीएए के खिलाफ। तो बावजूद इसके कि सरकार अपनी तरफ से पूरा स्पष्टीकरण दे चुकी है, इस मामले में पूरी सफाई आ चुकी है, पूरी स्थिति क्लियर हो चुकी है कि यहां किसी की नागरिकता छीनने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। 3 देशों में अल्पसंख्यक जो वहां रह रहे हैं वो प्रताड़ना झेल रहे हैं। अगर वो हिंदुस्तान आना चाहते हैं तो उनके लिए यहां नागरिकता की स्थिति स्पष्ट हो सके, इसको लेकर कानून है। लेकिन आप देखिए उसके बावजूद यहां पर क्या चल रहा है। सीएए को लेकर हैदराबाद में गरजे गृहमंत्री अमित शाह। उन्होंने कहा हमने अपना वादा पूरा किया, लाखों लोगों को हमने सम्मान देने का काम किया है। ओवैसी का पलटवार, उन्होंने कहा गैर संवैधानिक है सीएए, ये कानून धर्म के आधार पर बना, ये भेदभावपूर्ण है। लाखों करोड़ों लोग पाकिस्तान से और बांग्लादेश से अपना धर्म बचाने के लिए, अपना सम्मान बचाने के लिए इस देश में आए। उनको नागरिकता नहीं मिलती थी, अपने ही देश में वो नागरिकता के बगैर अपमानित होते थे। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदू, बौद्ध, जैन, ये सारे सिख, ये सारे लोगों को नागरिकता देकर उनका सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये एक्सरसाइज ये जो लॉ है, ये रिलीजन की बुनियाद पर बनाया गया, ये डिस्क्रिमिनेटरी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और ये बोलना कि जो हमारे हिंदू और सिख भाई या क्रिश्चियन भाई जो पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में रह रहे हैं उनको सिटीजनशिप नहीं दे सकते, झूठ है ये। हमेशा सरकार के पास इख्तियार था, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से आप दे सकते थे। और एक बात और देखिए, ओवैसी जब कहते हैं तो पर्सनल लॉस के संदर्भ में वो इसको डिस्क्रिमिनेटरी नहीं मानते, मजहब के आधार पर नहीं मानते, लेकिन यहां पर देखिए नागरिकता देने के संदर्भ में उनको ये डिस्क्रिमिनेटरी लगता है। सीएए को लेकर अमित शाह का कांग्रेस पर हमला देखने को मिला है। कांग्रेस ने हमेशा सीएए का विरोध किया, शाह ने कहा। कांग्रेस ने तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति की है, अमित शाह ने कहा। संविधान निर्माताओं का यह वादा था कि सीएए आना चाहिए। हमने कहा था हम सीएए लाएंगे। कांग्रेस पार्टी सीएए का विरोध करती थी। आजादी के वक्त से कांग्रेस पार्टी और हमारे संविधान निर्माताओं का वादा था कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जो शरणार्थी आएंगे, जो वहां की प्रताड़ना झेल कर आएंगे, उसको हम नागरिकता देंगे। मगर तुष्टीकरण की, वोट बैंक की राजनीति के कारण कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती थी। सीएए को लेकर ममता बनर्जी ने लोगों को डराया, क्या कहा आपको बता दें। उन्होंने कहा कि आपके सभी अधिकार छीन लिए जाएंगे, आपको अवैध घोषित कर दिया जाएगा। ये अधिकार छीनने का खेला है, ममता ने कहा। आपको डिटेंशन कैंप में ले जाया जाएगा, ममता बनर्जी ने कहा। मैं बंगाल से किसी को भी जाने नहीं दूंगी, कहा ममता बनर्जी। सब अधिकार कैंसिल कर दिए, এটা এনআরসির সাথে কানেক্টেড মনে রাখবেন। আপনাদের ডিটেনশন ক্যাম্পে নিয়ে চলে যাওয়া হবে। এই দরখাস্ত করবার আগে বারবার ভাববেন, একবার নয় হাজার বার। আমরা মানছি না, আমরা মানব না।
और सीएए पर केंद्र सरकार की अधिसूचना जारी होते ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए शरणार्थियों ने जमकर जश्न मनाया। दिल्ली से लेकर जयपुर, लखनऊ और सिलीगुड़ी तक जश्न मनाया गया। ये तस्वीरें मैं आपके सामने रख रहा हूं। वहीं दिल्ली के कई इलाकों में सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई। शाहीन बाग में रैपिड एक्शन फोर्स तैनात कर दी गई। दूसरी तरफ शरणार्थियों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। वो इस कदम के लिए मोदी सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। अमित शाह और मोदी जी को कोटिन कोटिन धन्यवाद, जो इन्होंने इस परिवारों की, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से हिंदू आए हुए पीड़ित, उनकी आवाज सुनी और उनका दर्द देखा और इनके लिए न्याय किया। बहुत बदलाव आएगा, क्योंकि हमारे जो पीछे रहे हुए हैं उनकी भी हम ग्रेटर बन सकते हैं, हमारी आईडी चलेगी, इसलिए हमारे को बहुत खुशी हो रही है। मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद करता हूं पहले तो अपने माननीय देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का और माननीय अमित शाह जी का, जिन्होंने इसके लिए बहुत बड़ी विल पावर चाहिए सीए को लागू करने के लिए। हम तो पहले भारतीय नागरिक बन जाएंगे और हम भी भारतीय कहलाएंगे। जिस भूमि पर राम जन्म ले लिए वहाँ पे हम भारतीय कहलाएंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे। और हमारी जो पूर्वज हैं वो पढ़े लिखे नहीं थे, अब के बच्चे हैं ना वो पढ़ लिख के आगे बढ़ेंगे। और अब बहुत जल्दी इस ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए सीएए को लेकर जो कंफ्यूजन है वो क्यों दूर होने चाहिए। यहां पर ये कंफ्यूजन दूर होगा। देखिए, सबसे पहला सवाल यह है कि सीएए कानून के तहत किसे नागरिकता मिलेगी। तो इसका सीधा सा जवाब है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, यहां इन 3 देशों से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी। दूसरा सवाल है कि क्या इसका भारतीय नागरिकों पर जो यहां पहले से रह रहे हैं उन पर कोई असर होगा। जवाब है, भारतीय नागरिकों से सीएए का कोई सरोकार नहीं है। अगला सवाल है, सीएए के तहत नागरिकता के लिए आवेदन कैसे करें। तो जवाब है, आवेदन ऑनलाइन करना होगा। इसके लिए एक पोर्टल बनाया गया है और इसका यूआरएल मैं आपको बता देता हूं, indiancitizenship.online.nic.in। यहां पर जाकर इसके लिए आवेदन किया जा सकता है। और अगली अहम खबर यह कि कुछ ही देर बाद हरियाणा में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। नायब सैनी होंगे हरियाणा के नए मुख्यमंत्री। बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए नायब सैनी। आज शाम 5 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। नायब सैनी को बीजेपी विधायक दल का नेता चुन लिया गया है और वो अब शपथ ग्रहण करने वाले हैं। शाम 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। खट्टर का इस्तीफा हुआ और कुछ ही देर में नई सरकार अब यहां पर शपथ ग्रहण करने वाली है। बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूटा और लोकसभा लड़ेंगे क्या खट्टर, ये एक सवाल है। ये हरियाणा से इस समय का अहम घटनाक्रम इन तस्वीरों के जरिए आपके सामने प्राइम एट 4 में। कि बिना भी जेजेपी के बिना, मैंने पहले भी बोला था कि हरियाणा में सरकार चलती, क्योंकि सभी इंडिपेंडेंट साथी अनकंडीशनली सपोर्ट थी। और देखो, उसी तरह 4.25 साल हो गए, 4.5 साल होने को आए, वैसे ही खड़े हैं सभी साथी मुख्यमंत्री जी के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ, और वैसे ही हम खड़े रहेंगे और 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी हरियाणा में। हरियाणा में जो सब हो रहा है वो हरियाणा के जन भावना के दबाव में हो रहा है और हरियाणा की जन भावना, जनता ने मन परिवर्तन का बना लिया है। हर वर्ग इस सरकार से नाराज है, निराश है। और अब ये भी जल्दी से जान लीजिए कि हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे नायब सैनी असल में कौन है। इनका पूरा परिचय आपके सामने रख रहा हूं। नायब सैनी कुरुक्षेत्र से लोकसभा सांसद हैं। 2019 में उन्होंने लोकसभा का चुनाव जीता था। 2014 में सैनी नारायणगढ़ से विधायक चुने गए थे और इसके बाद 2014 में खट्टर सरकार में नायब मंत्री बने। नायब सिंह आरएसएस में बहुत अहम माने जाते हैं, आरएसएस के बहुत करीबी माने जाते हैं। नायब सैनी अंबाला के रहने वाले हैं। और अगली अहम खबर यह कि सवाल यहां पर यह भी है कि ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूट गया। दरअसल इसकी वजह है लोकसभा में सीटों का बंटवारा। दोनों के बीच लोकसभा सीट शेयरिंग को लेकर बात बनी नहीं। बीजेपी से दुष्यंत चौटाला 2 सीटें मांग रहे थे। बीजेपी ने जेजेपी को 1 सीट का ऑफर दिया था। दुष्यंत भिवानी और हिसार सीट मांग रहे थे, लेकिन भिवानी में बीजेपी खुद को मजबूत मानती है, इसलिए बीजेपी ने भिवानी सीट देने से इनकार कर दिया था। सूत्रों के मुताबिक इसी 1 सीट को लेकर दोनों के बीच में बात फंसी और गठबंधन टूट। अगली अहम खबर की तरफ आपको ले चलूं। इस वक्त की एक बड़ी खबर महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई। आपको बता देते हैं कि सोर्सेज बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में एनडीए का सीट शेयरिंग फॉर्मूला फाइनल हो गया है। बीजेपी 30 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। सोर्सेज बता रहे हैं कि शिवसेना का जो शिंदे गुट है वो 12 सीटों पर चुनाव लड़ सकता है।
सोर्सेस ये भी बता रहे हैं कि एनसीपी अजीत पवार गुट जो है वो 6 सीटों पर चुनाव लड़ सकता है। इस तरीके से अजीत पवार गुट को 6 सीटें, शिवसेना शिंदे गुट को 12 सीटें और भारतीय जनता पार्टी को 30 सीटें देने के संदर्भ में समझ बनी। और प्राइम @4 में आगे आपको दिखाने वाला हूं मैं रणभूमि में जाबाजों के साथ पीएम मोदी। लेकिन पहले देखिए अंबाला रेलवे स्टेशन में कैसे हुआ यह दर्दनाक हादसा। अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर एक शख्स इलेक्ट्रिक पोल पर चढ़ गया। देखते ही देखते युवक पोल से नीचे लटक गया। रेल कर्मचारियों और प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोगों ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वो माना नहीं और थोड़ी देर बाद वो ओवरहेड वायर की चपेट में आ गया, जिसके बाद धमाके के साथ युवक बुरी तरह जख्मी हो गया। जख्मी हालात में युवक को चंडीगढ़ पीजीआई रेफर कर दिया गया। गाजियाबाद में एक कबाड़ गोदाम में भीषण आग लग गई। नंदग्राम थाना इलाके में लगी इस आग ने देखते ही देखते पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर पहुंची दमकल की 6 गाड़ियों ने 5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस आग में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। बेंगलुरु में कुछ लोगों ने ग्राहक बनकर सोने की दुकान में लूट की घटना को अंजाम दिया। दुकानदार का ध्यान भटकाकर लुटेरे 60 ग्राम की सोने की चेन लेकर फरार हो गए। ये पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। चोरी के बाद आरोपी तमिलनाडु फरार हो गए। दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। धनबाद में आउटसोर्सिंग कंपनी के बाहर अपनी मांगों को लेकर धरना दे रही महिलाओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। महिलाओं का आरोप है कि वो शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करना चाहती थी, लेकिन कुछ अज्ञात लोगों ने आकर वहां तोड़फोड़ और फायरिंग की। इन्होंने पुलिस से इसकी शिकायत की, लेकिन पुलिस ने बदमाशों पर कार्रवाई करने की जगह महिलाओं पर ही लाठीचार्ज कर दिया। आईएनएस गरुण पर तैनात भारतीय नौसेना के ड्रोनियर ने देर रात एक ऑपरेशन को अंजाम दिया। दरअसल लक्षद्वीप प्रशासन को अगत्ती द्वीप से एक महिला के बीमार होने की खबर मिली थी। महिला को तत्काल अस्पताल पहुंचाना जरूरी था। ऐसे में भारतीय नौसेना के ड्रोनियर ने देर रात महिला को एयरलिफ्ट कर कोची के अस्पताल पहुंचाया। प्राइम @4 में अगली खबर यह कि अहमदाबाद से देश को पीएम मोदी की आज क्या सौगात देखने को मिली। पीएम ने 10 नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडियां दिखाई। रेलवे के 85,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया। कोचरब आश्रम का भी पीएम ने उद्घाटन किया। गांधी आश्रम स्मारक के मास्टर प्लान का शुभारंभ किया। अगर मैं साल 2024 की ही बात करूं, 2024 आने मुश्किल से अभी 75 दिन हुए हैं 2024 के। इन करीब करीब 75 दिन में 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो चुका है। और मैं आज देश को ये गारंटी दे रहा हूं कि अगले 5 साल में वो भारतीय रेल का ऐसा कायाकल्प होते देखेंगे जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। और पोखरण में भारत शक्ति 2024 युद्धाभ्यास हुआ और देशी हथियारों से तीनों सेनाओं का यहां युद्धाभ्यास देखने को मिल रहा है। पीएम मोदी यहां पर पहुंचे और पोखरण में उन्होंने इस युद्धाभ्यास को देखा। पोखरण में भारत की तीनों सेनाओं का युद्धाभ्यास और इसमें ज्यादातर स्वदेशी हथियारों के साथ वॉर ड्रिल। मेक इन इंडिया की सफलता हमारे सामने है। हमारी तोपों, टैंकों, लड़ाकू जहाजों, हेलीकॉप्टर, मिसाइल सिस्टम, ये जो गर्जना आप देख रहे हैं, यही तो भारत शक्ति है। हमने देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक के बाद एक बड़े कदम उठाए हैं। हमने पॉलिसी स्तर पर नीति विषयक सुधार किया। और जैसलमेर में एयरफोर्स का एक फाइटर प्लेन क्रैश हो गया। फाइटर प्लेन क्रैश हुआ, हादसे का शिकार हुआ। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट
LCA हादसे का शिकार हुआ। रूटीन ट्रेनिंग उड़ान पर था ये फाइटर विमान। फाइटर विमान का पायलट सुरक्षित है। एयरफोर्स ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए। और अग्नि 5 मिसाइल से दुनिया में बढ़ी भारत की धाक। अमेरिका ने कहा ताकत को ही मिलता है सम्मान। भारत कूटनीति और तकनीक में बड़ा प्लेयर बनेगा, अमेरिका ने कहा। पीएम मोदी ने DRDO को बधाई दी। यहां आप अग्नि 5 का कल सफल टेस्ट हुआ। पीएम मोदी ने इसके लिए देश को और वैज्ञानिकों को बधाई दी। और अब आप यहां पर देखिए, अग्नि 5 हिंदुस्तान का ब्रह्मास्त्र क्यों कहा जा रहा है। परमाणु हमला करने में भी यह सक्षम है। 5000 किलोमीटर की रेंज है इसकी। पाकिस्तान में जाहिर है प्रलय आ सकता है इससे। और चीन तक अग्नि 5 की रेंज है। यूरोप के कई देशों तक इसकी मारक क्षमता है। नेविगेशन, GPS, सैटेलाइट गाइडेंस सिस्टम से यह लैस है। और आवाज की रफ्तार से 24 गुना तेज ये जा सकती है। 50,000 किलोग्राम तक का वजन ये अपने साथ ले जा सकती है। और इसीलिए अग्नि 5 का भारत के अस्त्र शस्त्र भंडार में एक और मजबूत एक तरीके से इनकॉर्पोरेशन के तौर पर इसको देखा जा रहा है। और अगली खबर ये कि आगे हम आपको दिखाने वाले हैं गाजा में इजरायली सेना का ग्राउंड ऑपरेशन। लेकिन पहले देखिए बीजेपी ने कहां किया पानी के लिए प्रदर्शन। बेंगलुरु में गहराते पानी संकट के खिलाफ बीजेपी ने बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में प्रदर्शन किया। बीजेपी की महिला कार्यकर्ता पानी के घड़ों के साथ प्रदर्शन में शामिल हुई। तमाम बीजेपी कार्यकर्ता जो है वो इस वक्त यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सिद्धारमैया सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि बेंगलुरु शहर जो कि IT शहर के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर जिस तरह का जल संकट इस वक्त इस शहर पर मंडरा रहा है, यही कारण है कि इस विरोध को दर्ज कराने के लिए तमाम कार्यकर्ता जो है वो इन खाली घड़ों के साथ यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ईडी की टीम ने आज रांची और हजारीबाग में कई ठिकानों पर छापेमारी की। जानकारी के मुताबिक ईडी की टीम ने कांग्रेस बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद, शशि भूषण सिंह समेत कई लोगों के कुल 17 ठिकानों पर छापेमारी की। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस दौरान ईडी ने कई कागजातों को भी खंगाला और प्रॉपर्टी की भी जांच की। महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट ने सरकारी दस्तावेजों को लेकर बड़ा फैसला किया है। अब महाराष्ट्र के सभी सरकारी दस्तावेजों पर मां का नाम अनिवार्य कर दिया गया है। यह फैसला 1 मई 2024 से लागू किया जाएगा। महाराष्ट्र कैबिनेट ने फैसला किया है कि जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल दस्तावेज, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड और पैन कार्ड जैसे सभी सरकारी दस्तावेजों पर मां का नाम अनिवार्य होगा। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री भरत सिंह सोलंकी ने लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। मौजूदा समय में सोलंकी जम्मू कश्मीर के प्रभारी हैं। भरत सिंह सोलंकी गुजरात की आनंद लोकसभा सीट से 2 बार सांसद रह चुके हैं। कल बुलडोजर से हर कोई डरता है, बुलडोजर की चर्चा भी खूब होती है, लेकिन जब मध्य प्रदेश के कटनी में बुलडोजर अतिक्रमण हटाने गया तो क्या हुआ, ये रिपोर्ट। कटनी में माधवनगर में जब अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर पहुंचा तो बवाल हो गया। एक तरफ नगर निगम में कर्मचारी थे तो दूसरी तरफ गुस्साई भीड़, दोनों में खूब बहसबाजी हुई। बुलडोजर लेकर पहुंचे निगम के कर्मचारियों को पब्लिक ने घेर लिया। लोगों का आरोप है कि बिना नोटिस दिए निगम के कर्मचारी बुलडोजर लेकर कार्रवाई के लिए पहुंच गए। बिना नोटिस दिए कार्रवाई से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। नारेबाजी कर रहे लोग निगम में कर्मचारियों से भिड़ गए। मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस बुलानी पड़ी। दबाव बढ़ा तो नेताजी भी मौके पर पहुंच गए और प्रशासन पर काम रोकने का दबाव डालने लगे। लोगों के विरोध और प्रशासन के जोर के बीच फिलहाल बुलडोजर की कार्रवाई को रोक दिया गया, लेकिन आने वाले दिनों में यहां बुलडोजर पर फिर से बवाल होने की पूरी संभावना है।